नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। दोस्तों, जैसा कि इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, यहाँ पर आपको कुछ ऐसे प्रश्न मैं देने वाला हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। सभी ने तैयारी कर ही ली होगी और आप सभी को पता है कि भैया 5 अप्रैल को आपका क्या है, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है। कॉमन पेपर आपका इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, इसके तहत जो आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको यहाँ पर करा दूँगा क्वेश्चंस विद आंसर के साथ में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फुल फॉर्म्स की। ICIDH आप लोग कहोगे इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ एंड हैंडीकैप्स। दोस्तों, थोड़ा तेज़ी से हम लोग काम करेंगे। बाकी जितने भी हमारे भाई बहन यहाँ पर जुड़े हैं, एक बार अपने सभी ग्रुप में वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ECC यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन एंड केयर, अगर हम बात करें AAIDD तो हम लोग कहेंगे अमेरिकन एसोसिएशन ऑन इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़। और दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम है एग्ज़ाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। UNCRPD यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वर्जन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, आपका यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसके बाद में IDD यानी कि इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़। ICD-10 आपका इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज़ 10th रिवीजन, आपका ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसको हम लोग ASD के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें DSM की तो हम लोग कहते हैं डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल। अगर बात करें PWD की तो कहेंगे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। और इसके बाद में अगर हम बात कर लें आपका RPWD की तो कहेंगे राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। तो ये आपके फुल फॉर्म जो कि बहुत इंपॉर्टेंट तो मैं आपको बता दिए। अब जो आपके 2 नंबर के क्वेश्चंस यानी कि 5 क्वेश्चन, उन पर हम लोग बात करते हैं। मानसिक रोग क्या है? तो मानसिक रोग एक व्यक्ति की मानसिक स्वास्थ्य में होने वाली किसी भी विकृति या अस्थिरता से संबंधित है, या विभिन्न प्रकार के चिंता, डिप्रेशन, मानसिक बीमारियाँ और व्यक्तिगत संघर्ष या संबंधों में कठिनाइयों को शामिल करता है। मानसिक रोग एक प्रकार की विविधता हो सकती है, जैसा कि अवसाद, व्यक्तित्व विकार, उत्तेजना, दिमागी विकार, अत्यधिक चिंता आदि यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं, जो हम लोग जिसको बोलते हैं मानसिक रुग्णता भी बोलते हैं और मानसिक रोग भी बोलते हैं। अगर हम लोग बात कर लें भैया बेंचमार्क दिव्यांगता, तो कहेंगे बेंचमार्क दिव्यांगता में ऐसे व्यक्तियों को शामिल किया गया है जहाँ पर विकलांगता का स्तर कितना हो, कम से कम 40% हो। अगर 40% से अधिक है तो भैया उनको क्या कहेंगे, उनको नौकरियों, परीक्षाओं में क्या करेंगे भैया, उनको आरक्षण दिया जाएगा और ऐसे व्यक्तियों को ही बेंचमार्क दिव्यांगता में रखा जाता है। बेंचमार्क दिव्यांगता एक प्रकार का समर्थन है जो लोगों को उनकी क्षमताओं, आवश्यकताओं और संभावनाओं के आधार पर अपनी दृष्टि बदलने की संज्ञानता उनको बेहतर बनाता है और उनको सक्षम बनाता है, हम कह सकते हैं। बेंचमार्क दिव्यांगता का मुख्य उद्देश्य उन अवसरों को प्रदान कराना जिससे कि दिव्यांग व्यक्ति अपनी क्षमताओं को सही तरीके से प्रदर्शित कर सके और अपने कौशल को साकार कर सके, बेहतर बना सके, जैसे कि शिक्षा, रोजगार और इन सभी चीज़ों में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं ऑटिज़म को परिभाषित कीजिए, तो ऑटिज़म की अगर हम बात करते हैं तो बार बार चीज़ों को जहाँ पर दोहराना, यानी कि हम कह सकते हैं आत्मविमोह, या हम कह सकते हैं भैया स्वपरायणता, या हम लोग क्या बोलते हैं स्वलीनता, यानी कि बच्चा स्वयं में लीन, बार बार चीज़ों को दोहराना, बार बार कह सकते हैं कि सीमित दोहराव या एक ही चीज़ों में कमी, या हम कह सकते हैं कि लक्षणों के साथ में ASD के साथ में मानसिक रोग भी देखने को मिलता है। ये सब चीज़ें आपको ऑटिज़म के बारे में आपको लिख देना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं श्रवण बाधिता, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हेयरिंग इम्पेयरमेंट। जब भी हम लोग श्रवण बाधिता की बात करते हैं, कहते हैं हेयरिंग इम्पेयरमेंट अगर बच्चा है तो भैया उसको सुनने में कठिनाई होगी, सुनने में दिक्कत होगी, और यदि उसको सुनने में दिक्कत होगी तो भैया PWD के अनुसार क्या परिभाषा दी गई, PWD के अनुसार क्या परिभाषा दी गई, कहा गया वह व्यक्ति श्रवण बाधित कहा जाएगा जो 60 डेसिबल या उससे अधिक dB पर सुनने की क्षमता रखता हो, तो उसे क्या कहा जाएगा, श्रवण बाधित कहा जाएगा। RCI के अनुसार क्या कहा गया श्रवण बाधिता को, कहा गया यदि भैया 70 dB तक बच्चा सुन पा रहा है, यदि 70 dB तक बच्चा सुन पा रहा है तो उसको व्यावसायिक में रखेंगे, और यदि अगर 55 dB तक बच्चा सुन पा रहा है तो उसको हम लोग शिक्षा के कार्यों में रखेंगे। तो ये आपकी हो गई श्रवण बाधिता की परिभाषा, जहाँ पर आप लोग श्रवण बाधिता के बारे में पढ़ते हैं और मैंने इसकी परिभाषा आपको बता दी। प्रारंभिक हस्तक्षेप क्या होगा? प्रारंभिक हस्तक्षेप में अगर हम लोग बात करें, देखिए दोनों चीज़ें,
अर्ली इंटरवेंशन और अर्ली आइडेंटिफिकेशन दोनों बहुत ज़रूरी, शीघ्र हस्तक्षेप और शीघ्र पहचान दोनों बहुत ज़रूरी हैं बच्चे की, तो इनको बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पीडीएफ। अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर इसका नाम है एग्ज़ाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन। बहुत तेज़ी से दोस्तों बिल्कुल सुपरफास्ट तरीके से पढ़ाया जा रहा है। बात कर रहा है भैया राइट्स फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 की। अगर आपसे कहे तो आप कहोगे भैया इसने 1995 का जो एक्ट था पीडब्ल्यूडी एक्ट उसकी जगह ली, और जहाँ पर पीडब्ल्यूडी की अगर हम बात करें तो पीडब्ल्यूडी में भैया 7 प्रकार की दिव्यांगताएँ और आपका 3% का आरक्षण। अगर हम बात करें आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की तो कहेंगे 4% का आरक्षण और 21 प्रकार की दिव्यांगताएँ। कब आया तो कहेंगे भैया 2016 में आया। अगर हम बात करें 7 फरवरी 2014 को उसको संसद में पेश किया गया और भैया 14 फरवरी 2016 को राज्यसभा में इसको पारित किया गया। लोकसभा में इसको भैया 16 दिसंबर 2016 को पास किया गया और 30 दिसंबर 2016 से इसको कानून बना दिया गया। यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय 15 जून 2017 से इसको क्या किया गया, लागू किया गया। कब से लागू किया गया, 15 जून 2017 से। यूएनसीआरपीडी जो है भारत जो इसके प्रति भारत के उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए पारित किया गया था। इसमें जो आपकी 21 प्रकार की दिव्यांगताएँ हैं ये मैंने आपके सामने लिख दी हैं। 21 प्रकार की दिव्यांगताएँ जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक आपकी ये स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। वाणी, थैलेसीमिया और हीमोफीलिया, इनके बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा पेपर में। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, आपका क्वेश्चन है आपका, इसमें बाकी मैंने आपको दे दिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पीडीएफ टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। भारत में अक्षमता की व्यापकता पर संक्षिप्त नोट। तो कहेंगे विविधता की व्यापकता देखने को मिलती है। भारत में अक्षमता का अंगीकरण केवल दृश्य शास्त्र के संदर्भ में नहीं है, बल्कि इसे समाज के स्थानांतरण करने के लिए कदम उठाए गए हैं। शिक्षा के अधिकार में अगर हम बात करें भारतीय संविधान में भी आपको देखने को मिलता है। शिक्षा में समावेशिता की बात करें तो आपको सभी को पता है कि भैया सभी ऐसी समावेशी शिक्षा चलाई जा रही है जहाँ पर आपके जो दिव्यांग बालक हैं, दिव्यांग बालिकाएँ हैं, सभी को समान रूप से शिक्षा दी जा सके। उनकी तकनीक में जो भी ऑडियो विजुअल हम लोग कह सकते हैं कि विजुअल चीज़ें VAKT ऑडियो विजुअल, कैंसेटिक, टेक्टाइल, इसका प्रयोग किया जा सकता है, वीडियो सामग्रियों का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद में अगर हम बात करें बौद्धिक अक्षमता की, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी कि ID, तो यहाँ पर ID में अगर हम बात कर लेते हैं तो अगर ID की बात करें तो कहेंगे मानसिक मंदता का अर्थ व्यक्ति की मानसिक या अधूरे विकास की दशा से है। अगर हम बात करते हैं तो कहेंगे यह जो है 0 से 18 वर्ष की आयु के दौरान हो सकता है, जहाँ पर बच्चे की जो बुद्धि है या जो बच्चे का IQ है वो कम देखने को मिल सकता है। तो कहेंगे बच्चा बौद्धिक अक्षम है। इसके लिए भैया DSM-5 भी आया, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल 5 भी आया। और अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर क्वेश्चन है आपको बौद्धिक अक्षमता के वर्गीकरण की, तो यहाँ पर दोस्तों मैं टाइप नहीं कर सका। तो यहाँ पर अगर बात कर ली जाती है तो शैक्षिक आधार पर आपका एजुकेबल मेंटल रिटार्डेशन, TMR यानी कि ट्रेनेबल मेंटल रिटार्डेशन, PMR आपका PMR यानी कि पार्शली मेंटल रिटार्डेशन, तो ये आपको देखने को मिलती है। TDMR यानी कि टोटली डिपेंडेंट मेंटल रिटार्डेशन। अगर हम बात करते हैं यहीं पर आपका मनोवैज्ञानिक के आधार पर, मनोवैज्ञानिक, तो मनोवैज्ञानिक ने IQ के बारे में बताया, बुद्धिलब्धि के बारे में बताया और कहा भैया जो हमारे माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड, इसके बारे में बताया गया। तो कहेंगे भैया 50 से 70 जो होंगे माइल्ड में, मॉडरेट में आपके 35 से 50, अगर हम बात करें 35 से 20 की तो यहाँ पर आपका सीवियर, और प्रोफाउंड में आपका 20 से कम की बात होती है तो आपका प्रोफाउंड में चला जाएगा। क्वेश्चन है आपका भारतीय पुनर्वास परिषद यानी कि कह रहा है कि RCI की क्या भूमिका है। तो हम जब पहले लिखेंगे RCI के बारे में, 1986 में इसको स्थापित किया गया, 1992 में इसको लागू किया गया, इसको पारित किया गया, ये सारी चीज़ें आप लोग लिखोगे। इसके बाद में इसका कार्य क्या है, ये भी आपके लिए जो भी पुनर्वास के क्षेत्र में नीतियों को बनाना, व्यवसायिक कार्यक्रमों को
प्रशिक्षणों को लागू करना, देश भर में सभी संस्थाओं को जो भी मानक है उनका विनिमय करना, स्नातकोत्तर स्तर पर जो भी पाठ्यक्रम है उसके लिए बनाना, और जो भी डिप्लोमा डिग्री है इसके लिए रखरखाव करना, पुनर्वास के केंद्र में इसका रखरखाव करना। तो ये सारी चीज़ें आपको आरसीआई के बारे में पढ़नी होंगी। इसके बाद में एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम लोग प्रमस्तिष्क की पक्षाघात के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग सेरेब्रल पाल्सी या सीपी कहते हैं। तो सीपी जब भी बात करें तो मस्तिष्क के दोनों भाग, सेरेब्रल की बात करें जब भी तो मस्तिष्क के दोनों भाग, यानी कि ये आपका सेरेब्रल का अर्थ होगा। और पाल्सी का अर्थ क्या होगा? ऐसी विकार्य क्षति जो शरीर की गति को नियंत्रित करती हो। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, एक शल्य चिकित्सक जो थे विलियम लिटिल 1760 ईस्वी में, इन्होंने क्या किया था कि सीपी पर काम किया था और भैया इसे क्या कहा जाता था? लिटिल्स रोग के नाम से इसे जाना जाता था। अब इसे हम लोग क्या कहते हैं? सीपी यानी कि सेरेब्रल पाल्सी कहते हैं। बैट्सो एवं पैरेट के अनुसार 1986 की परिभाषा मैंने आपको बहुत बार ये बताई। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी तो आप इनको पढ़ सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। इतनी बड़ी परिभाषा है, आप इसको तैयार कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ख़ुद से भी पढ़ सकते हैं। अगर हम बात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं शीघ्र पहचान की, या हम लोग अगर बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसे प्रारंभिक पहचान होगी, इसके अनुसार हम लोग कह सकते हैं जन्म के समय देर से रोना या सांस लेना, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद में इसके अगर आधार की बात करें, मुख्य वर्गीकरण की बात करें, तो अगर अल्प प्रमस्तिष्क पक्षाघात हुआ, अति अल्प प्रमस्तिष्क पक्षाघात हुआ, गंभीर प्रमस्तिष्क पक्षाघात हुआ, प्रभावित अंगों के आधार पर अगर हम बात करें तो मोनोप्लेजिया हुआ, हेमीप्लेजिया हुआ, डायप्लेजिया हुआ, पैराप्लेजिया हुआ और क्वाड्रिप्लेजिया हुआ। इसके बाद में चिकित्सा के आधार पर स्पास्टिसिटी हुआ, एथेटोसिस हुआ, एटैक्सिया हुआ, मिक्स्ड हुआ और आपका फ्लैसिड होगा। तो इतने आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो सारे जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके एग्ज़ाम के लिए वो मैंने आपको बता दिए हैं। भैया बेस्ट ऑफ लक। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों महज 12 मिनट में आपकी वीडियो दोस्तों समाप्त किया हूँ बहुत जल्दी। PDF भी आपको टेलीग्राम पर शेयर हो जाएगी। तो बने रहिएगा दोस्तों आपके अपने चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी पर। धन्यवाद।